My first job was with NCERT. Right now, I am working in DRDO as a senior technical assistant. First thing जो आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने साथ रखनी है वो एक सिलेबस का प्रिंट आउट. जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की NCERTs हैं, they are like Bible for UPSC preparation. Try to read the PYQs and try to attempt both of the papers. A big round of applause for her. Ma'am, welcome. Hello everyone, good morning. So how's the Josh? First of all, as sir has introduced me, I am Vaishali. I have secured rank 23 in this year's UPSC CSE examination. And it has been a very long journey for me, but a very enriching one as well, because I have graduated in 2017, but since 2017 I have been working throughout. So मतलब आप लोग शायद थोड़ा कनेक्ट ना कर पाएंगे क्योंकि मैंने कभी ऐसे ब्रेक लेके प्रिपरेशन नहीं किया. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग. आई स्टार्टेड माई जॉब इन 2017 itself. And my first job was with NCERT. So आप लोग NCERT पढ़ रहे होंगे and I have seen NCERT published at their headquarters. So it was an experience for me कि मैं उस टाइम पे प्रिपेयर कर रही थी और साथ ही साथ मैं देख रही थी कि एजुकेशन लेवल पे रिसर्च कैसे होता है. लाइक NCERT इज़ नॉट ओनली अबाउट book printing and book publishing. NCERT also involves teacher training as well. NCERT also involves some sort of school students interaction as well. So मेरा आइडिया ये था कि जब मैं जॉब में काम कर रही थी तो मैं ये सोचती थी कि what if I can contribute in a more diverse way in my job, because I was a junior assistant there. So मेरा शुरुआत से एक सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम था वो मेरी जॉब ने और ज़्यादा इन्हांस किया, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा था वो मुझे लग रहा था कि आई विल बी एबल टू यूटिलाइज इट मोर वंस आई कम टू सिविल सर्विसेज. एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग इन DRDO एज अ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, विच इज़ बेसिकली अ मैथमेटिक्स ओरिएंटेड जॉब. सो आई हैड दैट थॉट कि मुझे मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है. And once I got that opportunity to work in DRDO, so I thought ki why not I switch my job and I begin working with something in which I am more interested in and I feel कि I can contribute more, because जब आप अपने core area में काम कर रहे होते हो तो आप थोड़ा ज़्यादा interested होते हो उस काम के प्रति आप थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो. लाइक मेरा जो पहला वाला जॉब था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बट इसमें मुझे ऐसे लग रहा था कि आई विल बी प्रिपेयरिंग मैथमेटिक्स एंड एज वेल एज, क्योंकि मेरा जो जॉब है वो एल्जेब्रा ओरिएंटेड है, तो मतलब मुझे लगा था कि आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर. सो दिस वाज अ लिटिल ब्रीफ अबाउट मी. अब स्ट्रैटेजी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी. स्ट्रैटेजी में मैं मतलब कुछ बेसिक पॉइंटर्स यहाँ लिख रही हूँ जो आई विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन. ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज. हम लोग कई बार क्या कर रहे हैं, बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो डिमांड है एग्जामिनेशन की वही भूल जाते हैं. तो फर्स्ट थिंग जो आपको अपनी प्रिपरेशन में अपने साथ रखनी है वो एक सिलेबस का प्रिंट आउट. और उस सिलेबस के प्रिंट आउट को अगर आप रोज़ एक बार सिर्फ ग्लांस थ्रू ही कर रहे हैं तो आप एक डायरेक्शन के अंदर आपकी एक डायरेक्शन बन जाएगी कि आपको हर वक्त ये चीज़ याद रहेगी कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ जो कि सिलेबस के इस टॉपिक से कनेक्टेड है. इससे आपको एक छोटा सा ही सही एक आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी. सो मेरा फर्स्ट मतलब फोकस हमेशा ये रहता था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ आई वुड लाइक टू लिंक इट कि ये सिलेबस के किस पार्ट से एसोसिएटेड है. एंड सेकेंड जो मेरा प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट पिलर था जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया इन इम्प्रूविंग माई मार्क्स वॉज PYQs. PYQs आर समथिंग जो कि आपको एक एग्जामिनेशन के ट्रेंड के बारे में बताते हैं. लाइक अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो आपको अगर आप PYQ के साथ में उसको पढ़ के देखते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या इस एरिया से क्वेश्चन आ भी रहा है, या फिर अगर आप कोई टॉपिक ऐसे पढ़ रहे हैं सपोज वर्ल्ड हिस्ट्री तो वो बहुत बल्कि टॉपिक है, बट अगर आप उसमें ये चीज़ देख लेते हैं कि उसमें PYQ से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं
कि आप उसको उतना ही टाइम दें जितना PYQ के अंदर उस क्वेश्चन की वेटेज है। सो इससे आपको एक आपकी एफिशिएंसी बेटर होगी। मतलब मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे नॉलेज बेस बहुत लोगों का अच्छा होता है, बट जो लोग उस नॉलेज बेस को एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक जो फोकस उस एरिया पे कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जा रहा है, लाइक अगर GS3 का मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर आर दोज टॉपिक्स जो बार बार रिपीट होंगे एंड जिनसे एक क्वेश्चन नहीं ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे। इस बार का GS3 ऐसा था कि जिसने एग्रीकल्चर का टॉपिक बहुत अच्छा प्रिपेयर किया होगा उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे PYQs को अगर आप बार बार देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक कंडीशनिंग प्रिपेयर हो जाएगी कि आप कैसे अपने प्रिपरेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। And regarding the prelim strategy, I would again like to re-emphasize कि जो बेसिक बुक्स है लाइक NCERTs अगर आप पढ़ रहे हैं तो NCERTs को आप ये मत सोचिए कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, इनसे प्रीलिम सॉल्व नहीं होता। तो NCERTs का रोल ये है कि NCERT से आप जो बेसिक फाउंडेशन आपकी बन रही है वो आपको बेसिक बुक्स को और बेटर समझने में हेल्प करेगी। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी की NCERTs हैं दे आर लाइक बाइबल फॉर UPSC प्रिपरेशन। सो उन NCERTs को आप जितना ज़्यादा बार बार पढ़ रहे हैं आई थिंक वो आपको एक इनडायरेक्टली आपकी फाउंडेशन को बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगी। एंड NCERTs के अंदर भी कुछ लोग होते हैं जो पूछते हैं कि वेदर वी शुड मेक नोट्स फ्रॉम NCERT के नोट्स अगर आप स्टार्टिंग में बनाना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा नोट्स बन गए हैं, क्योंकि वंस वी बिगिन आवर प्रिपरेशन आपको सब इम्पॉर्टेंट लगता है। सो इसमें एक तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप NCERT को एक बार पढ़ते ही नोट्स ना बनाएं, आप NCERT को अंडरलाइन कर सकते हैं एंड देन उसके आप कीवर्ड्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो आप या तो मार्जिन पे लिख सकते हैं या फिर आप एक 1 पेजर बना सकते हैं जो कि आप आगे रिवाइज करने में बहुत जल्दी आपको आसानी हो। मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता पाऊँ कि हाउ आई हैव इम्प्रूव माई मार्क्स इन GS स्पेसिफिकली, बिकॉज मेरे GS में इस साल टोटल मार्क्स है 461 एंड ऑप्शनल में आई हैव स्कोर 255 and since my optional was mathematics only, so I think my strategy will be better in case of GS. So GS में एक मेरा हमेशा से एक आइडिया रहता था कि आपको पढ़ना भी है पर GS में आपको पढ़ने के साथ साथ सोचना भी है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सपोज आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, एग्जाम्पल मिलेट्स के ऊपर अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है 2023। दिस इज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को क्लास में बताई जाएगी और आप पढ़ेंगे, बट अब आपको इसके ऊपर सोचना कैसे है। लाइक मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मिलेट्स फॉर इंडिया, सो इस टॉपिक के ऊपर आपने एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन कर ली तो आप एक इंट्रो बना सकते हैं कि द ईयर 2023 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। बट अगर आपको इसके बारे में और ब्रेनस्टॉर्म करना है तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहूँगी कि आप इसको लिंक कैसे कर सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। फर्स्ट इसका लिंकेज होगा कि मिलेट्स को ग्रो करने का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है। वाटर रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंट, या फिर मैं अगर बोलूँ तो फर्स्ट मतलब सबके दिमाग में ये आइडिया आना चाहिए कि व्हेन दे आर स्टडिंग अबाउट मिलेट्स कि मिलेट्स एक ऐसी क्रॉप है जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है एंड इसके थ्रू हम ड्रॉट को काउंटर कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें एक आपके दिमाग में डायमेंशन आना चाहिए कि वी हैव ऑलरेडी सीरियल्स लाइक वी आर ग्रोइंग राइस एंड व्हीट, देन वाई वी आर ग्रोइंग मिलेट्स। मतलब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन अराइज होने चाहिए वंस यू आर रीडिंग अबाउट दैट टॉपिक, लाइक वाई वी आर मूविंग फ्रॉम राइस व्हीट। सो इसमें एक टॉपिक आता है न्यूट्रिशन, लाइक इट हेल्प्स टू काउंटर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात
अगर आ गई तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जिसमें ह्यूमन रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, लाइक सोशल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको इससे लिंक कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में ऑलमोस्ट 50% वीमेन आर एनेमिक। सो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को काउंटर कर रहे हैं मिलेट्स, तो आप इसको इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि इट विल हेल्प इन वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। सो क्या हो रहा है कि एनवायरमेंटल, देन न्यूट्रिशन से मैंने यहाँ सोशल एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया। अब इसमें एक पॉइंट और आएगा कि व्हाट इफ आई डिस्कस एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव इसके अंदर। सिंस अब हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। सो अब इससे आप क्या सोच पा रहे हैं कि मिलेट्स के ग्रो करने से इन फार्मर्स को अगर हम कोई इनकम सिक्योरिटी दे सकें, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एमएसपी हो रही है वो मोस्टली राइस एंड व्हीट ओरिएंटेड हो रही है, एंड राइस एंड व्हीट ओरिएंटेड अगर हमारे यहाँ पे फोकस होगा तो उससे ग्राउंड वाटर डिग्रेडेशन होगा, फिर वहाँ से हम एनवायरनमेंट वाला एंगल ले सकते हैं। सो इससे क्या पता चल सकता है कि अगर हम मिलेट्स को ग्रो कर पा रहे हैं तो इसके थ्रू हम फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम सिक्योरिटी दे सकते हैं विदाउट डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सो एक एंगल इसका यहाँ से हो गया। अब एक हम आईआर का टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर इज कि इंडिया की ग्लोबल लेवल पे अगर हम एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे इनहेंस कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर इंक्रीजिंग द सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया थ्रू पॉपुलराइजिंग इंडियन cuisine। एंड नेक्स्ट एक पॉइंट इसमें और आ सकता है कि वी आर also increasing the packaging and marketing quality of food processing industry by popularizing the millets। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखाना चाह रही थी कि कैसे आपने अगर एक टॉपिक पढ़ा, लाइक अगर आपने सिर्फ एक मिलेट्स का टॉपिक पढ़ा तो आप उस पर कितने डायमेंशन में सोच सकते हैं। ये जो सोचने वाला अगर आप आउटलुक जितनी जल्दी डेवलप कर लेंगे उतनी जल्दी आप उस एग्जाम की डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे। बिकॉज इस एग्जाम में अगर आप सब्जेक्ट को इंडिविजुअली साइलोज में पढ़ रहे हैं, सो इसके अंदर आपको मार्क्स फेच करने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। आप एक ही टॉपिक को जितने डायरेक्शन में सोच पाएंगे उतनी जल्दी आप उस एग्जाम की डिमांड को एड्रेस कर पाएंगे। एंड यही चीज़ है जो आंसर्स को डिफ्रेंशिएट कर रही है। मतलब मैनी पीपल से कि दे हैव कलेक्टेड डेटा, दे हैव कलेक्टेड कोटेशंस, दैट इज नाइस, क्योंकि डेटा और कोटेशन आपके आंसर्स में वेट ऐड करते हैं, दे ऐड अ सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। बट जब तक आप उन डेटा और कंक्लूजन डेटा और रेफरेंसेस को क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से यूज नहीं कर पाएंगे तब तक दे विल बी मेरली इंफॉर्मेशन। इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है आपके आंसर्स के अंदर वो आ रही है कि आप उस इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन के आइडिया के साथ में कितना अच्छा लिंक कर पा रहे हैं। सो ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, एंड उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद में उसके अंदर जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको फिट कर पाना। इसमें एक चीज़ और थी कि आप कुछ ऐसी टॉपिक्स हैं लाइक जैसे GS2, उसके अंदर आप एक चीज़ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेटीज होती हैं उनकी भी आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। दे आर लाइक दोज थिंग्स जो आप कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। मतलब दीज आर सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट स्ट्रैटेजीज कि आपके पास जब एक बेसिक कंटेंट बिल्डअप हो गया, मतलब दीज आर दोज थिंग्स कि आपने NCERTs कवर कर ली एंड यू हैव कवर्ड दोज बेसिक बुक्स,
देन हाउ टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. सो उसके अंदर आप ये चीज़ कर सकते हैं कि एक आप जब जो भी करंट अफेयर का सोर्स रेफर कर रहे हैं, लाइक यू आर रेफरिंग सम मैगजीन और यू आर रेफरिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन कंपाइलेशन, वॉट एवर इट इज़, उसके अंदर अगर आपको कोई भी ऐसा डेटा मिल रहा है, जैसे कि कोई कमेटी की रिपोर्ट मिल रही है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिल रही है, तो आप उसकी एक छोटी सी लिस्ट अपने पास में रेडी रेफरेंस के लिए तैयार रख सकते हैं. इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि वंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GS2 तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. यही चीज़ मैंने GS4 के लिए भी की थी कि GS4 में भी आई ट्राई टू मेक सम लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड ट्राई टू मेक सम लिस्ट ऑफ कोट्स. एंड इवन इसमें भी मैंने PYQ की बहुत हेल्प ली कि PYQ के अंदर बहुत सारे कोटेशंस आते हैं. लाइक वो आपसे कोट लिख के देते हैं एंड दे आस्क यू कि आप उस कोट को एक्सप्लेन करो. तो मैंने क्या किया, उसी वाले कोट को यूज़ किया अपने आंसर में जब इस साल जो क्वेश्चन आया. क्योंकि क्या हो रहा है कि GS4 के अंदर वही फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं, कुछ जैसे इंटीग्रिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, और कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस स्टडी. सो उसके अंदर भी आप अगर कोई कोटेशन से अपना आंसर स्टार्ट कर रहे हैं, सो वो आपके आंसर को और ज़्यादा एक वैल्यू एडिशन दे रहा है. लाइक मुझे याद था कि एक क्वेश्चन आया हुआ था डिवोशन टू ड्यूटी के ऊपर. उसमें उन्होंने बोला था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवोशन टू ड्यूटी. सो मैंने उसमें एक रेफरेंस मतलब पहले मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था कि जो कैप्टन विक्रम बत्रा की स्टोरी है, ही कॉन्कर्ड द हाईएस्ट पीक बट स्टिल ही हैड दैट idea in his mind that ye dil mange more. So he had that idea of duty in his mind ki although I have captured the highest peak, it is my duty to fulfill a more higher target. So मैंने उस एग्जाम्पल को प्रिपेयर कर रखा था, तो मुझे उसी वक्त वो चीज़ याद आ गई कि इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता डिवोशन टू ड्यूटी का. सो कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एग्जाम्पल्स अपनी रियल लाइफ से भी ले सकते हैं. लाइक उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पेरेंट्स आपके लाइफ के सबसे पहले टीचर्स होते हैं. सो उसमें मेरे पास एक रेफरेंस था कि माई फादर हैज़ टॉट मी द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी इन माई लाइफ. सो आई कोटेड इट डायरेक्टली कि पेरेंट्स ही होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आप इम्बाइब करते हैं. पेरेंट्स से आप जो वैल्यूज सीख रहे हैं वो आपकी एक तरीके से देखा जाए सबसे पहले आपका कैरेक्टर बिल्डिंग बनाती है. सो ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स यू कीप ऑन थिंकिंग. मतलब यहाँ पे रोल इस चीज़ का नहीं है कि कौन कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख सकता है. यहाँ पे रोल इस चीज़ का है कि आप कितने ज़्यादा रेलिवेंट एग्जाम्पल्स को अपने आंसर्स के अंदर कोड कर सकते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं. मतलब इसमें आपकी इंडिविजुअलिटी की वैल्यू है कि व्हाट यू कैन थिंक अबाउट दैट टॉपिक. एंड आई थिंक UPSC रिवॉर्ड्स दिस, क्योंकि UPSC वांट्स कि वो लोग आएँ जो अपने दिमाग से चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं. दे हैव दैट नॉलेज विद देम बट दे हैव दैट इंडिविजुअलिटी कि आप उस चीज़ को खुद कैसे सोच पा रहे हैं. एंड स्टार्टिंग में सब बहुत ओवरवेलमिंग लगता है. मतलब जब आप टॉपर्स की कॉपीज़ को अगर देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि दे आर राइटिंग वेरी वेल, बट एवरीबडी स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच. अगर आप ये चीज़ सोचते रहेंगे कि माई आंसर इज़ नॉट गुड एंड शायद मेरी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी कभी हो भी ना पाए, तो आप इस थिंकिंग में ना रहें. आप ये चीज़ सोचिए कि वंस आई स्टार्ट राइटिंग आई विल इम्प्रूव डे बाय डे. आई हैव सीन माई आंसर्स कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसे लगता था कि मेरा आंसर टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है. एंड लास्ट तक आते आते मुझे ऐसे लगता था कि आंसर कंप्लीट तो हो रहा है, अब मुझे इस आंसर को और अच्छा बनाना है. सो आपको क्या करना है कि टॉपर्स कॉपीज से छोटे छोटे आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं एंड आप छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके अंदर ऐसा क्या, उन आंसर्स में ऐसा क्या है जो उनके आंसर्स को बाकी लोगों के आंसर से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. सो इस आंसर राइटिंग के अंदर आपको मतलब 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो आपको एक थिंकिंग कैपेसिटी डेवलप करनी है. लाइक वंस यू रीड समथिंग, आप उसके बारे में छोटा छोटा ऐसे ब्रेनस्टॉर्म करें. देन आप ये कोशिश करें कि आपने जो बेसिक बुक्स पढ़ी है आप उसको बार बार रिवाइज करते रहें. लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप ज़्यादा अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप उसकी बेसिक बुक को वापस जाके रिवाइज करें रादर देन कि कोई और बुक पढ़ें. सो इसमें मतलब मैं फिर से वही वाला पॉइंट रीएम्फसाइज करना चाहूँगी कि आपको अपना जो बेसिक स्टडी मटेरियल है वो चेंज नहीं करना है वंस यू हैव डिसाइडेड, बिकॉज इस एग्जामिनेशन में अबेंडेंस बहुत ज़्यादा है मटेरियल की. एंड people keep on reading new material in मतलब in thought of the fact that कि हो सकता है इससे हमें कोई ऐसा टॉपिक मिल जाए
ऐसा कोई मटेरियल हमें मिल जाए जो कि हमारे आंसर्स को और इन्हेंस कर देगा। बट इसके अंदर बेसिक बुक्स आपको फिक्स रखनी है। आप करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा जो है इसमें डेप्थ में कवर कर सकते हैं। लाइक अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ध्यान से जितनी भी न्यूज़ आ रही है उनको कवर कर सकते हैं सिलेबस के हिसाब से, कि लाइक सिलेबस के अंदर अगर ये टॉपिक है सो इस न्यूज़पेपर के अंदर मुझे क्या चीज़ रेलिवेंट पढ़नी चाहिए। आप न्यूज़पेपर से बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट्स के जो जजेस के स्टेटमेंट्स आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। आप उनसे अपना वैल्यू एडिशन कर सकते हैं रादर देन कि आप एक ऑल टुगेदर न्यू बुक पढ़ रहे हैं। एंड करंट अफेयर्स के अंदर मैनी पीपल आस्क मी कि whether to make notes of current affairs, like whether to make notes of newspapers. I think it depends कि आप कितना लेवल का आप जो है नोट बनाना चाहते हैं। लाइक इफ समवन वांट्स टू प्रिपेयर से आप एक छोटा सा वन लाइनर, आपको कोई एडिटोरियल आपने पढ़ा एंड यू लाइक्ड दैट इंट्रो ऑफ दैट एडिटोरियल एंड यू फेल्ट दैट कि ये आपके आंसर में कहीं यूज हो सकता है, देन यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। बट वंस यू डू दैट, वो इतना नहीं होना चाहिए कि आपके एक न्यूज़पेपर से आपके मतलब 10-12 पेज का नोट बन रहा है रोज का। वो हार्डली हाफ अ पेज और 1 पेज का नोट आप बना सकते हैं। बट न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है उसके नोट्स बनाने का कोई रेलेवेंस नहीं है एज सच। आप ये कर सकते हैं कि आपके पास जो मंथली मैगजीन होगी या फिर आप जो भी ऑनलाइन कंपाइलेशन अगर रेफर कर रहे हैं, आप उसके अंदर आप कुछ एडिशन कर सकते हैं न्यूज़पेपर से। बट न्यूज़पेपर की नोट मेकिंग इज नॉट रेलेवेंट एज पर माई एक्सपीरियंस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो रिवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे वैल्यू सिर्फ उसी मटेरियल की है विच यू कैन रिवाइज अगेन एंड अगेन, बिकॉज हमारी मेमोरी ऐसी है कि वंस वी रीड समथिंग उस टाइम हमें सब समझ आ जाता है, बट जब एग्जामिनेशन पास आता है तो देन वी बिगिन टू फॉरगेट थिंग्स एंड हमें ऐसे लगता है कि हमने वो चीज़ अच्छे से पढ़ी नहीं थी। सो फोकस ऑन रिविजन मोर एंड फोकस ऑन बेसिक्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। लाइक अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो आप उससे इंटरनेट की हेल्प लीजिए, यू कैन गूगल इट। बट एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ड हो गया, देन ये जो करंट अफेयर वाला पार्ट है उसके अंदर आप बहुत अच्छे से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। टॉपर्स कॉपी से आप बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। और PYQs तो है ही है जो आपको हर वक्त गाइड करेंगे कि आप सही ट्रैक पे है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ टू मैनेज टाइम, बिकॉज GS पढ़ना है, ऑप्शनल पढ़ना है, एंड बहुत लोग को लगता है कि आंसर राइटिंग करने का टाइम कितना निकालें, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में कितना टाइम दें, प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेट करें या नहीं। सो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपना एक कंसिस्टेंट टाइम टेबल बनाना है। लाइक अगर आपको लगता है कि आप 8 घंटे ही एफिशिएंटली स्टडी कर पा रहे हैं तो ठीक है, आप 8 घंटे करिए। आप ये मत देखिए कि सामने वाला कोई 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ रहा है तो आई एम लैगिंग बिहाइंड। आप एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए 8 घंटे का। उसके अंदर आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जाम सपोज अगर 1 साल बाद देना है, सो महीने का आप एक प्लान बनाइए सबसे पहले तो, कि इस महीने में मुझे कितना सिलेबस कवर करना है। एंड वो सिलेबस आपको ऐसे करना है कि फर्स्ट आपकी जो प्रिपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका होना चाहिए कि यू हैव टू कवर ऑल दी NCERTs एंड थोड़ा बहुत बेसिक बुक्स। एंड देन नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपका होना चाहिए कि आई हैव टू कवर द बेसिक पार्ट ऑफ माई ऑप्शनल एंड माई GS। स्टार्टिंग में आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि कैसे मैं टाइम बाउंड मैनर में सारे टॉपिक्स को कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और इस टाइम पे आपको ये मतलब डे 1 से आंसर राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आपका स्टार्टिंग में फोकस ये होना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसको आप एक टाइम बाउंड मैनर में पढ़ पाएँ और रिवाइज कर पाएँ, और वो कंसिस्टेंट हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपने एक दिन कोई टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट डे आपने मतलब उस दिन आपने सेल्फ स्टडी करी नहीं। यहाँ पे रोल इस चीज़ का आ रहा है कि आप रेगुलर कोई टॉपिक को पढ़ पा रहे हैं या नहीं। एंड रेगुलर टॉपिक को पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपने वो टॉपिक आज पढ़ा तो कल आप उसको, जैसे सपोज आपको कल उसी टॉपिक को क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आप उस टॉपिक को लास्ट वाली क्लास से लिंक कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी का रोल यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि आप पीछे वाली क्लास को आगे वाली क्लास से लिंक कर पा रहे हैं। एंड एक चीज़ इसमें और है कि आंसर राइटिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं कभी भी, तो स्टार्टिंग में आपका फोकस होना चाहिए कि आप आंसर राइटिंग की क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करें रादर देन फोकसिंग ऑन कि आपका आंसर कितनी देर में ख़त्म हो रहा है।
मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं आंसर इस तरीके से लिखती थी कि आई स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ 2 लाइन्स, देन आई स्टार्टेड विद पॉइंट वाइज फॉर्मेट। और उस टाइम पे मैं फोकस करती थी कि टाइम अगर मेरा थोड़ा ज़्यादा जा भी रहा है तो इट डज नॉट मैटर, मेरा आंसर पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। सो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है आंसर का, देन आपको उसके टाइम वाले पार्ट पे जाना है कि लाइक आपका 10 मार्कर 7 मिनट्स में ख़त्म हो रहा है या नहीं, या 15 मार्कर आपका 11 मिनट्स में ख़त्म हो रहा है या नहीं। सो वंस यू डेवलप दैट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग, देन यू कैन मूव ऑन टू दैट फैक्ट कि आपको टाइम बाउंड मैनर में जाना है या नहीं। सो इसमें एक तो ये है कि आप जो भी बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की, आप उसको कितनी बार रिपीटेटिव आइट्रेशंस लगा सकते हैं। उसका मतलब मुझे मैथमेटिक्स ऑप्शनल के अंदर मेन रोल लगा कि वट एवर मटीरियल यू आर स्टडिंग, आप उसे लिख के कितना सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के अंदर एक्यूरेसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और मेरे मार्क्स जो मैथमेटिक्स में कम आए हैं वो इस वजह से आए हैं कि मेरी कैलकुलेशन एरर्स हुई थी। सो एनीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग विद मैथ्स ऑप्शनल, उसे ये फोकस करना चाहिए कि मैथ्स ऑप्शनल के अंदर लिख के वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, और एक ही क्वेश्चन को वो कितनी स्पीड से आइट्रेटिवली अगर वो सॉल्व कर पाएँ। मतलब अगर वो टाइम बाउंड मैनर में, जो मैथ्स के अंदर बात आ रही है कि आप टाइम बाउंड मैनर में कितना करेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वो आपको मैथ्स ऑप्शनल में बहुत हेल्प करेगा। एंड मैथ्स ऑप्शनल में भी अगेन जो PYQs हैं उनके अंदर टेस्ट सीरीज का बहुत ज़्यादा रोल है। तो आप जितने ज़्यादा PYQ सॉल्व कर रहे हैं और जितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स में रिपीटेटिव आइट्रेशंस लगा रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और मैथ्स में ये एडवांटेज रहता है कि वंस यू डू दैट आंसर करेक्टली, आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो आप जब पेपर दे के आएंगे एंड इफ़ यू नो योर करेक्ट अटेम्प्ट, आप अपने मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो दैट वॉज द मेन एडवांटेज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर मी कि मैंने अपने मार्क्स प्रेडिक्ट कर लिए थे कि मेरे इतने पेपर में इतने मार्क्स आ जाएंगे। बट अगेन मैथमेटिक्स जब आपको प्रिपेयर करना है तो आपको थोड़ा सा जो है टाइम एक्स्ट्रा पुट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है। सो उसके अंदर बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका GS और मैथ्स आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। सिग्निफिकेंस ऐसे है कि न्यूज़पेपर में कोई भी अगर ऐसे कोई सिग्निफिकेंट इवेंट कवर हो रहा है, दैट विल नॉट बी कवर्ड फॉर 1 सिंगल डे ओनली। उसमें क्या हो रहा है, एक स्टोरी लाइन बिल्डअप होती है, लाइक आज कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। सो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो वो एक स्टोरी लाइन आपके माइंड में याद रह जाती है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आई थिंक वो मैगजीन से कवर करना बेटर रहेगा, बिकॉज फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपने आज पढ़ी, वो आपको कल भूल जाएगी। बट और एक चीज़ और कि जो न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल वाला पोर्शन है, दैट इज़ नॉट कवर्ड इन मैगजीन एट ऑल। सो एडिटोरियल्स को जब आप न्यूज़पेपर से डेली पढ़ रहे हैं, एक तो वो आपकी वोकैब डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा है कि वो जो लैंग्वेज वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लैंग्वेज आपको किसी कंपाइलेशन में नहीं मिलेगी, वो आपको एडिटोरियल में ही मिलेगी। सो आपका न्यूज़पेपर में फोकस ये होना चाहिए कि जो स्टोरी लाइन डेवलप हो रही है उसको आप समझें, और साथ ही साथ जो एडिटोरियल की एक तरीके से मैं बोलूँ, जो एडिटोरियल के अंदर वे ऑफ एक्सप्रेशन है, आप उसको अपने आंसर्स में इम्बाइब कर सकते हैं। एंड एक आपके माइंड में एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लाइक लॉन्ग टर्म प्लान मीन्स टिल द प्रीलिम्स यू हैव अ टाइम टेबल एंड यू हैव अ प्लान इन योर माइंड कि अगर मैं इतने टाइम में इतना सिलेबस कंप्लीट करूंगी एंड देन इतने टाइम में मैं टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करूंगी। सो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, एंड वंस दैट क्लैरिटी सेट्स इन, योर एंग्जाइटी फेड्स अवे। मतलब अगर आप ये फील कर पा रहे हैं कि मेरे डेली टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, एंड उससे बड़ी उस टाइम में सेटिस्फैक्शन कोई नहीं होती कि वंस यू एंड योर डे यू फील दैट कि मैंने जितना प्लान किया था उतने मेरे टारगेट्स अचीव हो गए। इवन इफ पूरा तो अचीव मुझे लगता नहीं है, इवन इफ यू आर अचीविंग 90% ऑफ दैट, वो आपकी एंग्जाइटी को कम करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपके माइंड में एक प्लान है, दैट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास कोई बेसिक बुक अवेलेबल नहीं है, सो उस केस में आई ट्राई टू प्रिपेयर सम राइट अप, लाइक सपोज डिजास्टर मैनेजमेंट इज द टॉपिक। डिजास्टर मैनेजमेंट की एज सच अगर मेरे पास कोई बुक अवेलेबल नहीं है, सो आई ट्राई टू रीड सम रिपोर्ट, लाइक ARC रिपोर्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट की। सो आई ट्राई टू प्रिपेयर अ 200 वर्ड राइट अप ऑन ईच डिजास्टर। सो इस रिस्पेक्ट में मैंने नोट मेकिंग करी थी, बट बेसिक बुक्स की मैंने नोट मेकिंग नहीं करी थी। सबसे पहला तो आपका ये पैरामीटर होना चाहिए जज करने का कि आप दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के देखो, एंड यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पेपर। थोड़ा बहुत, क्योंकि आप कह रहे हो कि आपका केमिस्ट्री का भी बैकग्राउंड है एंड आपने इकोनॉमिक्स भी स्टडी करा हुआ है, सो यू ट्राई टू रीड द PYQs एंड ट्राई टू अटेम्प्ट बोथ ऑफ द पेपर्स। एंड सेकेंड, आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप उसकी टॉपर्स कॉपीज भी थोड़ी बहुत देख सकते हो, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी भी देख सकते हो।
उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एफर्ट्स के बेसिस पे रिटर्न किस ऑप्शनल का थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट दोनों ऑप्शनल में मुझे मतलब सुन के लग रहा है ऑलमोस्ट इक्वल आ रहा है, कि आप कंफ्यूज मतलब इस सेंस में हो कि आप दोनों में इंटरेस्टेड हो. सो इसमें आप PYQs को पढ़ के ट्राई कर सकते हो कि विच वन इज़ बेटर. स्टार्टिंग फेज में तो बेसिक बुक्स जो मुझे पढ़नी होती थी, सो आई ट्राई टू रीड देम बिफोर माई ऑफिस आवर्स. लाइक अगर मैं अर्ली मॉर्निंग उठ जाती थी, अर्ली मॉर्निंग ही उठती थी मोस्टली मैं, तो उसमें जो टफेस्ट सब्जेक्ट मुझे लगता था, मतलब विच आई फाउंड वेरी हार्ड टू रीड, उसको मैं सबसे पहले मॉर्निंग में पढ़ती थी. तो मतलब मेरा आइडिया ये होता था कि मॉर्निंग वॉज माई मोस्ट एफिशिएंट टाइम, सो आई ट्राई टू रीड दैट. एंड मैं ऑफिस जाने से पहले न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहती है पूरा दिन. मतलब आप चाहे ऑफिस में स्टडी नहीं कर रहे हो, बट आप सबकॉन्शियसली जब आप वो चीज़ पढ़ के जाते हो तो वो चीज़ शाम को, अब जैसे मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करती थी, लाइक मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन न्यूज़ रिवाइज कर लेती थी, तो वो सुबह वाला जो न्यूज़पेपर होता था वो मुझे शाम को एक तरीके से रिविजन में हेल्प करता था. तो ये दो चीज़ें मैं डेफिनेटली करती थी कि सुबह कुछ रीड ज़रूर करना है एंड न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है. एंड शाम को घर आने के बाद मेरा फोकस ये होता था बिल्कुल बिगनिंग वाले फेज में कि जो थोड़ा सा लाइट सब्जेक्ट मुझे लगता है या फिर जिसको मैं थोड़ा सा ईजी समझती हूँ. मतलब मेरे केस में ये था कि मुझे पॉलिटी को पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगता था, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता था, तो मैं वो मॉर्निंग में रखती थी. एक मतलब रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, और पॉलिटी में इस टाइप के सब्जेक्ट में शाम को रखती थी. और एक मेरा फोकस ये होता था कि मैं थोड़ा बहुत ही सही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखती थी डेली. लेटर फेजेस में अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में बताऊं तो कंटेंट मेरा पूरा बिल्ड हो चुका था. सो आई फोकस मोस्टली ऑन दिस अटेम्प्ट ऑन आंसर राइटिंग, क्योंकि आंसर राइटिंग इज समथिंग जो कि आप जितना ज़्यादा करते हो आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होती है. तो इस अटेम्प्ट में मैंने सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स ऑप्शनल में भी एंड GS में भी आई फोकस अपॉन आंसर राइटिंग. एंड प्रीलिम्स जब आ रहा होता है, डेफिनेटली दैट एट दैट टाइम आई फोकस्ड ऑन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग बेसिक बुक्स. Test series are definitely very important both in prelims as well as mains. But test series का रोल तभी आ रहा है कि once you have revised all the basic books and once you have done all the current affair parts well. टेस्ट सीरीज का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स से ज़्यादा आप ये चीज़ पे फोकस करो कि आप इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं. मतलब मैनी पीपल थिंक कि उनके टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनका क्लियर हो जाएगा. बट रादर देन मार्क्स, अगर आप ये चेंज ऑब्जर्व कर पाएँ कि आपका जो पोर्शन वीक था वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं, तो आपकी टेस्ट सीरीज को लेना सक्सेसफुल माना जाएगा रादर देन फोकसिंग ऑन देयर मार्क्स. एंड डेफिनेटली जब आपको लगता है कि आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया है, यू हैव टू गिव अ टेस्ट ऑफ दैट टॉपिक सो दैट यू कैन जज कि आपने जो प्रिपेयर किया है वो वाकई में उस लेवल का प्रिपेयर हुआ है या नहीं. बट अगेन टेस्ट सीरीज के साथ में एक थोड़ा सा कॉशन ये चीज़ याद रखनी होती है कि टेस्ट सीरीज और PYQs के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कई बार. सो डोंट गेट बॉग डाउन कि वो वाले टेस्ट में आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आपके हो सकता है एक्चुअल एग्जाम में ज़्यादा आ जाए. तो PYQs और टेस्ट सीरीज को साथ में रख के पढ़ना है. रिवीजन पैटर्न डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट डेट कि उस टाइम पे मतलब एग्जामिनेशन के कौन से फेज में हूँ मैं. एक तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट बात है कि लाइक अगर प्रीलिम्स से 3 महीने पहले की बात अगर मैं करूँ, सो उसमें मेरा फोकस होता था कि एटलीस्ट मेरी 5 रिविजन्स होनी चाहिए. लास्ट के जो 3 मंथ्स हैं उसके अंदर जो भी बेसिक बुक्स है उसकी एटलीस्ट 5 रिविजन्स होनी चाहिए. और ये बहुत इंडिविजुअल है, मतलब मैंने 5 बोला है तो मैं ऐसे नहीं किसी को बोलूँगी कि सबको 5 ही करनी चाहिए. इसमें फोकस आपका ये होना चाहिए कि जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, मतलब जब एग्जाम पास आ रहा है आपकी टेस्ट सीरीज जो आप जो भी कर रहे हैं उसके अंदर आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है जो वीक हो रहा है, और जो पोर्शन वीक हो रहा है उसकी रिविजन्स आपको बार बार करनी है. मतलब आपको अपना एक तरीके से जजमेंट खुद करना है कि कौन से पोर्शन के अंदर आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, तो उसकी रिविजन्स आप ज़्यादा करें. एंड सेकेंड की ऑप्शनल और GS को बैलेंस करना. तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने तो मतलब हमेशा मैथ्स को ज़्यादा टाइम दिया है अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं. बट कुछ चीज़ें होती है जो आपके हाथ में नहीं होती. मैं हमेशा मैथ्स को प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ऑलमोस्ट 70% टाइम देती थी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा आएंगे. बट आई थिंक दैट विल नॉट बी द केस इन केस ऑफ अदर ऑप्शनल्स. फर्स्ट मिस्टेक तो मेरी यही थी कि
इनिशियल 2 अटेम्प्ट्स में जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं उस टाइम में मुझे लगता था कि प्रीलिम्स ही क्लियर करना है. सो आई डिडंट डिड एनी आंसर राइटिंग एज सच. मतलब उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, तो प्रीलिम्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. सो आई रेड अ लॉट. प्रीलिम्स उससे क्लियर हो गया, बट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना होने की वजह से मुझे आगे वाले जो 2 अटेम्प्ट्स थे उसके अंदर मेरे आंसर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि मैं जॉब में भी थी, तो मुझे उसमें भी टाइम ज़्यादा मतलब मिल नहीं पाया था. सो लास्ट अटेम्प्ट में जो मैंने बेसिक इम्प्रूवमेंट अगर मैं बोलूँ की है, वो ये की है कि कंटेंट आपका डेवलप हो जाता है 1 साल में या 1.5 साल में, जो भी है. बट उसके बाद आपका सारा रोल आ रहा है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी हो रही है. सो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस किया है कि मैं कितना ज़्यादा अपने आंसर्स को एनरिच कर सकती हूँ. बिकॉज आई स्कोर्ड 405 इन जीएस लास्ट ईयर. ऑप्शनल के मार्क्स मेरे लास्ट ईयर 232 थे, तो मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मार्क्स बहुत स्टैग्नेट वाले रेंज में आ गए हैं. मतलब अब इसको कंटेंट को और इन्हांस करना है, तो उसके थ्रू मैंने प्रैक्टिस किया. एंड इवन जो टेस्ट सीरीज भी मैंने सॉल्व की, उसमें मैंने कोशिश किया कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग में करूँ. लाइक अगर मैं टेस्ट सीरीज का सिनॉप्सिस देख रही हूँ बोथ इन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो उस सिनॉप्सिस से मैंने गेन क्या किया, मैं उसको अपने नोट्स के अंदर या अपनी बुक्स के अंदर जो है एक्स्ट्रा जो है ऐड कर लेती थी. मतलब टेस्ट सीरीज को मैंने एक तरीके से प्रैक्टिस प्लस अपने कंटेंट को एनहांस करने में यूज़ किया. एंड आई थिंक दैट वर्क, क्योंकि कंटेंट मेरा बिल्डअप ऑलमोस्ट 2 साल में हो गया था. एक तो मेरा मैथ्स की ग्रेजुएशन की वजह से मेरे पास क्लास नोट्स थे, लाइक जो मतलब मुझे कॉलेज में पढ़ाया जाता था उसके क्लास नोट्स थे. एंड देन मार्केट में क्या है, बहुत सारे नोट्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है मैथमेटिक्स की, वो अवेलेबल है. सो आई पिक्ड अप दोज नोट्स. सो एक मेरे क्लास नोट्स हो गए और एक जो नोट्स मुझे अवेलेबल हो गए मार्केट से, इन दोनों को मैंने साथ में प्रिपेयर किया था. मतलब आई ट्राई टू लिंक दोस्त कि कुछ टॉपिक्स जो मैंने अगर क्लास में अच्छे पढ़ लिए हैं, तो मैं उन टॉपिक्स को उस अपनी क्लास नोट से ही पढ़ लेती थी एंड बाकियों को मैं दूसरे से करती थी. बट मैथ्स में अगेन इम्पॉर्टेंस इस चीज़ की आ रही है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं मैथमेटिक्स में जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं. लाइक ओडी मगर मुझे याद आ रहा है, तो उसके क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एक एमडी राय सिंघानिया की बुक आती है उससे बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाते हैं. सो मैथमेटिक्स में फोकस आपको इसी चीज़ पे करना था कि जो टॉपिक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप उसी वाली बेसिक बुक से बार बार करें. और मैथमेटिक्स में 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, ये एक इशू रहता है. सो मैथमेटिक्स में आप जितना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं आप उसको बार बार रिवाइज करें. ग्रेजुएशन की बुक्स बिल्कुल काम आ सकती है, बट आपको उसे सिलेबस के साथ में एक तरीके से मैच करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था वो एकदम टोटली ओवरलैप नहीं था, उसका कुछ पोर्शन ओवरलैप था. तो इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो वो टॉपिक्स हैं और वो जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं. एथिक्स में तो मैंने बताया था कि जो कीवर्ड्स हैं लाइक सिलेबस के, उसका आप एक बेसिक राइटअप लाइक बेसिक एक डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए. एंड केस स्टडीज़ जो है, आप जितना भी PYQ में केस स्टडीज़ देख रहे हैं, अगर आप उसको एक बार सॉल्व कर लें टाइम बाउंड मैनर में, देन आई थिंक वो आपका टेस्ट सीरीज ही बन जाएगा. और आप टेस्ट सीरीज अलग से भी लगा सकते हैं, क्योंकि एथिक्स के अंदर क्या रोल है कि रीडिंग से ज़्यादा प्रैक्टिस का रोल है. मतलब एथिक्स के अंदर आप जितना ज़्यादा लिख के अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं, वो आपको किसी बुक से पता नहीं चलेगा. मतलब एथिक्स के अंदर इज़ मोर ऑफ योर पर्सनल टच, जो कि आप प्रैक्टिस के थ्रू दे सकते हैं. एंड एस्से के अंदर मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि एस्से में मैं जितना डाइवर्स जा सकूं. लाइक एक मैं एस्से शेयर कर सकती हूँ. मतलब एक मैं छोटा सा मतलब बता रही हूँ 5 मिनट में कि मैंने एस्से कैसे अप्रोच किया था इस बार वाला. क्योंकि ऐसे अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगी तो फिलोसफिकल ऐसे में एज सच कोई स्ट्रैटेजी नहीं है. मैं एक रेफरेंस के थ्रू बता रही हूँ कि मैंने ये ऐसे कैसे अप्रोच किया था. द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन सन इज शाइनिंग. आप में से पहले एक कोई बता दीजिए कि आपको क्या समझ आ रहा है. मैं जब इसको पढ़ा था तो एक मुझे कबीर का दोहा याद आया था. मतलब मैं अपना बता रही हूँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब. तो आई रोट दैट कोट इन बिटवीन माई एसे. एंड बहुत लोग कहते हैं कि इंग्लिश के ऐसे में आप हिंदी का कोट नहीं लिख सकते. मतलब मैंने लिखा था और मैंने उसका साथ में एक इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिया था कि आप जो भी
चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो आप सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. सो ये अगर आप उस टॉपिक को पढ़ के, अगर आप उस टॉपिक को एक कहते नहीं कोर डिमांड अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो आपका ऐसे बन जाएगा पूरा, ये डेफिनेटली श्योर है. सो एक तो ये चीज़ हो गई कि आप टॉपिक को समझ पा रहे हैं या नहीं. सो और दूसरी चीज़ होती है कि आप इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं ऐसे को. सो आई ट्राई टू इंट्रोड्यूस इट बाय अ स्टोरी, एंड स्टोरी मैंने उसमें यूज़ की थी रशियन रेवोल्यूशन की. तो इससे क्या पता चल रहा है कि आई ट्राई टू यूज़ माई GS नॉलेज इन ऐसे. एंड स्टोरी मैंने ऐसे यूज़ की थी कि जो 1991 में USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था. इफ़ समवन हैज़ रेड दैट NCERT ऑफ क्लास 12th और 11th आई थिंक, उसमें उन्होंने एक रिफॉर्म्स के बारे में बताए थे कि पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनॉस्ट करके कुछ 2 रिफॉर्म्स थे. दे ट्राई टू मतलब इनिशिएट दोज रिफॉर्म्स, बट उस टाइम में रेवोल्यूशन हो गया था. सो रशिया जो था वो फॉर्म हुआ था, USSR वॉज डिसइंटीग्रेटेड. सो आई ट्राई टू लिंक इट विद दैट फैक्ट कि वो रिफॉर्म्स बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे थे, बट वो जो रिफॉर्म्स थे वो सही टाइम पे नहीं लिए गए. अगर आपने वो NCERT पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस की NCERT, तो उसमें ये पॉइंट स्पेसिफिकली मेंशन था कि लोग बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो गए थे उस टाइम की गवर्नमेंट से. सो आई ट्राइड टू लिंक इट विद दैट फैक्ट कि अगर वो रिफॉर्म्स सही टाइम पे लिए जाते तो शायद USSR उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट ना हो पाता. हो सकता है USSR उसी टाइम पे वैसा ही रहता. सो रिफॉर्म्स आर नाइस, बट अगर वो रिफॉर्म्स टाइम पे नहीं लिए जा रहे हैं सो उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता. उस टाइम मुझे ये रेफरेंस इसलिए याद आया था क्योंकि उस टाइम पे श्रीलंका क्राइसिस बहुत न्यूज़ में था. सो आई ट्राई टू यूज़ श्रीलंका की स्टोरी भी उसके अंदर, कि श्रीलंका में ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो इनिशिएट हुआ था, तो वो मुझे न्यूज़ याद थी. उसका भी मैंने रेफरेंस दिया कि वो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, बट उस सिनेरियो के हिसाब से वो इनिशिएटिव बहुत जो है फ़ायदेमंद नहीं रहा. सो आई ट्राई टू लिंक इट विद दैट फैक्ट. एक मेरे मन में बात और आई थी कि हेल्थ केयर का एग्जाम्पल्स ना मैं छोटा छोटा सोच के रखती थी कि अगर मुझे कहीं पे कोई भी सोशल डायमेंशन मिल जाए तो मैं हेल्थ केयर का एग्जाम्पल दूंगी. सो इसमें मुझे ये चीज़ याद आई कि हम लोग जब बीमार होते हैं तब हम लोग अपना सारा ब्लड टेस्ट एंड ऑल अपना पूरा वाइटल्स चेक करवाते हैं. अगर हम लोग पहले ही ये वाले अपने टेस्ट करवा के अपनी हेल्थ कंडीशंस को मॉनिटर करते रहें, सो हो सकता है हमें वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो मैंने ऐसे कनेक्ट किया कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू monitor our healthcare beforehand, and if we are trying to correct whatever deficiencies we have in our nutrition, then हो सकता है कि हमें इतना ड्रास्टिक स्टेप या कोई सर्जरी करवाने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो आई ट्राई टू लिंक इट विद दैट. बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स नहीं है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं. एक मेरे मन में बात आई कि हमारे घर में मैंने देखा है कि बहुत लोग रेनी डे के लिए सेविंग्स करते हैं. लाइक एक मतलब मैंने उसमें स्पेसिफिकली लिखा कि मदर्स save money in rice containers. मतलब बहुत कॉमन सी बात है, कोई सोच के लोगों को लगेगा कि ये ऐसे में क्यों लिख रहे हैं. तो मतलब मैंने लिखा कि कनेक्ट करने की कोशिश करी कि वाई आर दे डूइंग दिस. दे आर रिपेयरिंग द रूफ. कि अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आए, मतलब अगर उनको ऐसा लगे कि फ्यूचर में उनके पास कोई सेविंग्स अवेलेबल नहीं है, सो दिस इज देयर रेस्क्यू. दे आर रिपेयरिंग देयर रूफ एंड सन इज शाइनिंग. सो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं. मतलब ऐसे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही सिंपल है, बट जब आप उसको लिंक करके बहुत अच्छे से लिख पा रहे हैं. एक मेरे को और रेफरेंस इसमें याद आ रहा है कि जैसे अपना ही मैंने अपनी स्टोरी आप लिख सकते हो कि हम लोग टेस्ट सीरीज क्यों देते हैं. कि एग्जाम में पेपर ना छूट जाए. सो एक मतलब मुझे कोट याद आ रहा था कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू विल ब्लीड इन वॉर. सो आई यूज दैट कोट, एंड मैंने उसके साथ में ये रेफरेंस दे दिया कि हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस एक एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले करेंगे, हमारा एग्जाम उतना ही ईजी रहेगा हमारे लिए अटेम्प्ट करना. सो वी आर रिपेयरिंग आवर रूफ बाय प्रैक्टिसिंग. सो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं मतलब ऐसे में जो मुझे लगा कि मतलब डिफ्रेंशिएट करती हैं.
एनीथिंग दे आस्क यू, वो आपसे पूछ लेते हैं कि वेदर यू नो दैट आंसर और नॉट. अगर आप उनको मना कर सकते हैं तो दे शिफ्ट टू दैट अदर क्वेश्चन. तो इतना कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है. इफ़ यू आर मतलब अनकंफर्टेबल तो आप उनको बोल सकते हैं कि सॉरी सर मुझे इसका आंसर नहीं पता, एंड देन दे मूव ऑन टू अदर टॉपिक. और ये थोड़ा अलग हो गया ऐसे के बीच में. सो ऐसे में मतलब मैं इतना ही मतलब अभी याद कर पा रही हूँ. मतलब इस टाइप से आप ऐसे को अप्रोच करिए एंड जीएस का यूज़ करिए और ज़्यादा. तो ये तो मतलब थोड़ा मैंने रैंडम बताने की कोशिश करी कि आप जीएस के अलावा भी चीज़ें ऐसे यूज़ कर सकते हैं. एंड कोटेशंस डेफिनेटली वर्क इन ऐसे. कोई भी कोटेशन अगर आप पढ़ रहे हैं दैट विल डेफिनेटली हेल्प. सेल्फ मोटिवेशन इज़ वेरी इंट्रिंसिक थिंग कि आप अंदर से अगर आपके मन में ये ड्राइव है ना कि मुझे करना तो यही है, तो आप मोटिवेटेड रहते हैं. एंड मेरे केस में ये था कि मेरे पास जॉब थी, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था कि आई विल डू माई बेस्ट, एंड अगर मेरा नहीं होता तो आई हैव अ जॉब विद मी. तो ये चीज़ का मतलब मुझे फील होता है अब कि मेरे पास एक बैकअप ऑप्शन होने की वजह से मेरी मोटिवेशन ये थी कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा. जैसे सपोज आपकी क्लास में कोई टॉपिक चल रहा है जो पॉलिटी स्पेसिफिक है. सो आप उस दिन घर जाके उस क्लास को तो रिवाइज करेंगे, बट यू स्टार्ट डूइंग बेसिक बुक्स थोड़ा थोड़ा सा उसके साथ में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक का बेसिक बुक से बहुत ज़्यादा ओवरलैप होगा. सो आप जब उस टॉपिक को क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बेसिक बुक पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप उस क्लास के अंदर ही बहुत कुछ इतना पढ़ चुके होंगे जो आप उस बुक के साथ में ओवरलैप देख सकते हैं. सो जो आप घर जाके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उसका रोल इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो क्लास को रिवाइज करिए और साथ में धीरे धीरे बेसिक बुक को पढ़िए. और बेसिक बुक को आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं अगर आपने क्लास बहुत अच्छे से ली है. करंट अफेयर्स के लिए मैंने सबसे ज़्यादा तो जो रिलाय किया वो न्यूज़पेपर पे किया है. एंड मंथली मैगजीन जो है कोई भी आप एक पढ़ सकते हो. इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बिकॉज क्या होता है किसी को कोई मंथली मैगजीन ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि वो एक रिवीजन का एस्पेक्ट आ रहा है उसमें कि कौन किस मैगजीन से अच्छा रिवाइज कर सकता है. सो यू कैन चूज एनी मंथली मैगजीन और एनी ऑनलाइन कंपाइलेशन. बस ये होना चाहिए कि आप एक पे स्टिक करो. सो न्यूज़पेपर एंड मंथली मैगजीन आर मोर देन सफिशिएंट. आप बेसिक बुक्स को ग्लांस करके अपने क्लास नोट्स के साथ में कंपेयर ज़रूर करो. वट एवर यू फाइंड कि आपको लग रहा है कि वो इसमें दिया हुआ है या इसमें नहीं है, और सिलेबस को साथ में रखो. you will get an idea, and I think faculty is also there to help you out कि इस बुक का क्योंकि वो लोग जो नोट्स आपको प्रोवाइड कराते होंगे they are also reading those books. so you can discuss with them कि इस बेसिक बुक को इस क्लास नोट्स के साथ में अगर हम रखें, so anything additional what we can add on and anything we can left out. It was quite interesting as well as engaging. Thank you so much.